So hello everyone, myself Komal. Thank you so much everybody for clicking in this video. हमारे लगातार चल रही दहाड़ 1.2 सीरीज के बायोलॉजी के इस वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जीव जनन कैसे करते हैं इस वाले चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को पढ़ लिया था, जैसे कि जनन क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, विभिन्नताएं क्या होती है, इसका प्रकार क्या होता है, जनन की मूल तत्व क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई कार्ड पे भी मिल जाएगा और आप चैनल पे विजिट करके यहाँ से भी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं, हमने जनन के बारे में पढ़ लिया था। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम क्या किए हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इस जनन के बारे में पढ़ लिया है। तो जनन क्या होता है तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं 1 2 3 तक बस गिनूंगी, तब तक आप लिख कर आ जाइए। 1 2 3 लिख लिया? चलिए आ जाइए, मैं भी बता देती हूँ। जनन क्या होता है, अपने समान दूसरे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता हमारी जनन कहलाती है। जनन में क्या होता है, अपने समान ही दूसरे वाले जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन के बारे में हम समझ गए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन के प्रकार। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आप लोग को आनी जरूरी है, वरना पता चला नॉर्मल इंग्लिश ही नहीं आ रही है तो सब कहेंगे क्या पढ़ते हो, तुमको नॉर्मल इंग्लिश नहीं आती। तो जनन के प्रकार हम देखेंगे, और जनन के प्रकार हमारे देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे सामने है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम कहते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट एंड दिस विल बी आवर सेकेंड पार्ट। और बस इतना ही नहीं, एक्चुअली दोनों को लेकर के चलूंगी तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अलैंगिक जनन है, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, फिर इसके प्रकार यानी कि ये कैसे कैसे होता है, इतना सारा इसमें चलेगा। लैंगिक जनन में हम लोग का पूरा चलेगा ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स का, तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगी एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में, और उसकी अगली वीडियो में हम इन दोनों के अंतर को भी देख लेंगे। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अलैंगिक जनन के बारे में बताना शुरू करती हूँ। और आज की इस वीडियो में अलैंगिक जनन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होकर के ही जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। इसे मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो पॉइंट वाइज चीजें होती हैं ना वो हमें ज्यादा बेटर तरीके से याद हो पाती हैं। यही चीजें जो बनी है, अगर मैं इसे पैराग्राफ के फॉर्मेट में करके पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बोर्ड में लिख दूँ और आपको कहूँगी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने पॉइंट के रूप में बना दिया और समझा दिया तो आप आसानी से और लंबे समय तक याद रख पाओगे। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो अलैंगिक जनन होगा इसमें जनन कोशिकाएं नहीं पाई जाती। मतलब होता है न पाया जाना। जैसे कि जो लैंगिक जनन होता है ना उसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में दोनों नहीं पाए जाएंगे, केवल एक ही रहेगा। और अगर नर मादा दोनों नहीं है तो जनन कोशिकाएं कहाँ से पाई जाएंगी, यानी कि इसमें जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती। सेकेंड बात की जाए तो इनमें जो संतान बनते हैं, जैसे कि जनन क्यों होगा, अपने समान संतानों को उत्पन्न करने के लिए ही ना। तो जो संतान होंगे अलैंगिक जनन के बाद जो संतान बनेंगे वो आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से अपने जनक के समान होंगे। जैसे कि लैंगिक जनन में है तो हम लोग अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। वो अलग की बात है कि हाँ कोई बोल दे कि ये तो अपने पापा पे गई है, मम्मी पे गई है, गया है, लेकिन हम लोग देखो अलग दिखते हैं। आप सेम टू सेम वैसा नहीं बोल सकते,
लेकिन जैसे फोटो कॉपी जानते हैं, झेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी, टू कॉपी जिसे बोलते हैं, तो अलैंगिक जनन से जो संतान बनेंगे ना वो सेम ऐसा दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं और मेरी मम्मी एकदम सेम दिखते तो मैं यहाँ पे लाकर खड़ी कर देती, तो आप देख के ऐसे तो हमें देखोगे तो बता दोगे कि दीदी आप अलग हो, आपकी मम्मा अलग है। लेकिन जो अलैंगिक जनन इसमें होता है ना, इसमें बिल्कुल सेम फोटोकॉपी की तरह बनेगा, सेम टू सेम क्लोन बनेंगे। जैसे एक अमीबा है, दूसरे अमीबा को रख दो, आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे कि दोनों में से कौन अलग है, नहीं, बिल्कुल सेम वैसा रहेगा। तो इसीलिए अलैंगिक जनन के पश्चात जो संतान बनते हैं वो आनुवंशिक रूप से पूरे तरीके से अपने जनक के समान होते हैं। जनक मतलब जहां से वो बनते हैं सेम टू सेम उसी के समान होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो ये पादपों यानी कि प्लांट्स में और जंतुओं यानी कि एनिमल्स में दोनों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अलैंगिक जनन जंतु में नहीं पाया जाता, केवल पादप में पाया जाता है। आप ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में फाउंड किया जाता है, यानी कि दोनों में पाया जाता है। दीदी हम भी तो जंतु हैं लेकिन हमारे में तो लैंगिक जनन होता है। तो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है कि जो जंतु है ना ये निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है, निम्न स्तर के। हम लोग तो सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक जंतु हैं, उच्च स्तर के जंतु हैं, बिकॉज हमारे पास दिमाग है इसीलिए। लेकिन जो कुछ निम्न कोटि के जंतु होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ वीडियो में बता के जाऊंगी। नेक्स्ट चौथा वाला है कि ये पादपों में विभिन्न प्रकार का होता है। जो अलैंगिक जनन है ना उसके बहुत सारे टाइप हैं, विभिन्न प्रकार का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट मुकुलन हो गया। प्लांट्स में ये बहुत सारे प्रकार का होगा। सपोज दैट मुकुलन हो गया, विखंडन हो जाएगा, पुनरुद्भवन हो जाएगा, द्विविखंडन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, आदि करके लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पादपों में ना बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे को देख लेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या हैं, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ मैंने 6 पॉइंट्स लिख करके रखे हैं, अगर ये सारे मिल जाएंगे तो आप पता कर लोगे कि ये अलैंगिक जनन है। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो दैट इज वाई आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है कि इसमें संतान का एक ही जनक होता है। जैसे कि जब हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो हमारे 2 जनक हैं, एक मम्मी है एक पापा है, तब जा करके हम बने हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन होगा इसमें मम्मी पापा दोनों नहीं होंगे, इसमें जो बच्चा रहेगा, संतति रहेगा, संतान रहेगा, उसका केवल एक ही जनक रहता है। सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो कायिक प्रजनन भी कहते हैं, यानी कि ये इसका दूसरा नाम है। अलैंगिक जनन को हम कायिक प्रजनन भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, तो आप याद रखोगे। थर्ड पॉइंट है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन जब भी होगा इसमें समसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? जैसे कि देखिए 46 हमारे पास है और 46 को जब आप 2 भाग में तोड़ दोगे 23, तो इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन कुछ ऐसा होता है समसूत्री विभाजन कि ये जो 46 है ना, ये 2 पार्ट्स में टूटेगा तो 46 और 46 में ही टूटेगा, तो इसे कहते हैं हम समसूत्री विभाजन। और जब ये हो जाता है 23 में, यानी कि आधे आधे में अर्ध हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो जैसे जब भी हमारा अलैंगिक जनन होगा तो इसमें हमेशा से ही समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अगर आपके अंदर 46 लक्षण है, सॉरी हम लोगों में तो नहीं होगा, मतलब जिसमें अलैंगिक जनन होगा उसमें अगर 46 लक्षण है तो 46 के 46 उसके में जाएंगे, उसके बच्चे में।
नेक्स्ट है, इसमें युग्मकों का निर्माण और निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है। युग्मक कब बनेंगे? जब दो नर और मादा का संलयन होगा। अरे जब इसमें संतान का एक ही जनक है, नर मादा है ही नहीं, इसका मतलब ना वो मिलेंगे और ना ही युग्मकों का निर्माण होगा, और नहीं होंगे तो निषेचन भी नहीं होगा, यानी कि युग्मकों का निर्माण और निषेचन इसमें नहीं हो जाएगा। देखिए एक बहुत मस्त पॉइंट है कि अलैंगिक जनन को याद कर लीजिए, उल्टा करके लैंगिक जनन को लिख दीजिएगा, सेम टू सेम सही हो जाएगा, कोई नहीं काटने वाला और एग्जाम में नंबर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो संतति बनती है उसे हम क्लोन कहते हैं। इंग्लिश में हम CLONES क्लोन्स एंड हिंदी में क्लोन कहते हैं। मतलब कि इससे जो संतति बनेगी ना, जैसे मैंने बताया था क्लोन सेम टू सेम टू कॉपी की तरह होता है, तो इसी के लिए इससे जो संतति बनती है उसे हम क्लोन्स कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्रोटोजोअन्स होते हैं, कवक होते हैं, कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं आदि, ये कुछ निम्न प्रकार के जंतु हैं और कुछ प्लांट्स भी हैं जिनमें कि ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में हम प्रोटोजोआ, कवक, सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रेट आदि बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे तो लगा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, तुरंत कमेंट करके बता दीजिए, सब चीज का जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर अच्छा सा क्वेश्चन हुआ तो। अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में सारी डिटेल्स और एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसका टाइप कौन कौन सा है, ये कितने प्रकार का होता है। मैंने एक एक करके नहीं लिया, सबसे पहले मैं आप लोग को सारे नामों को इनके बारे में बता दूंगी और इसके बाद हम एक एक करके उठाएंगे और सारा अच्छे से डिटेल में समझते हुए जाएंगे। जैसे कि अलैंगिक जनन जो होता है ये बहुत प्रकार का होता है। सबसे पहला टाइप है इसका विखंडन, यानी कि सबसे पहले आप लोग नाम सबका जान लेंगे, इसके बाद हम एक एक करके सारे के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा वाला है मुकुलन। इसमें से कुछ चीजों के बारे में आप लोग जानते होंगे और जिसके बारे में नहीं जानते हैं वो मैं बता दूंगी, मैं तो सारे ही बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारे सामने है पुंडूत भवन, पांचवा वाला है बीजाणुओं द्वारा, इसके बाद छठवां भी एक है जिसे कि हम कायिक प्रजनन या प्रवर्धन कहते हैं और ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला टाइप है इसका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। सबसे पहला वाला जो है वो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन एंड द सेकेंड वाला वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहला वाला पॉइंट हमारे सामने है कि जो कायिक प्रजनन या प्रवर्धन होता है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और ये भी तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला कि ये जड़ों द्वारा होता है, दूसरा कि ये पत्तियों के द्वारा होता है, तीसरा कि ये तने के द्वारा होता है। अभी तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैंने इसका ओवरव्यू डायग्राम बना दिया है ताकि आप लोग को सारे नाम पता चल जाए। इसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो कायिक प्रजनन का पहला वाला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन वाला हो गया। सेकेंड है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इसमें तीन प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला वाला है कलम लगाना, बी वाला है दाब लगाना और सी वाला है पैबंद लगाना या फिर हम इसे रोपड़ भी कह सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें थी, ये तो केवल नाम है। अब हम धीरे धीरे करके एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुंडूत भवन, बीजाणु द्वारा कायिक प्रजनन या प्रवर्धन, इसके दोनों टाइप जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक में जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा, कृत्रिम में कलम लगाना, दाब लगाना, पैबंद लगाना या जिसे हम रोपड़ भी कहते हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एक एक करके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट अलैंगिक जनन का जो क्या है, जो कि मैंने आप लोग को बताया था
विखंडन। तो सबसे पहले हम विखंडन क्या होता है, कैसे है, इन सभी चीजों के बारे में जान लेंगे। फिर हम इसके एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ लेंगे। जैसे विखंडन जो है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें परिपक्व पादप विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। यानी कि ये किसमें होगा, द्विविखंडन होगा हमारे प्लांट्स में। पहली बात ये याद रखनी है। और जो भी मेच्योर प्लांट होगा यानी कि परिपक्व पादप होगा, वो विभाजित हो जाएगा, विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम द्विविखंडन भी कहते हैं। ये जो विखंडन है इसे ही हम द्विविखंडन भी कहते हैं। तो ये इसका सेकेंड नाम है, आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे पहले इसमें क्या विभाजित होगा, तो सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होगा। यानी कि उसी में प्लांट में ही सबसे पहले सर्वप्रथम उसका केंद्रक विभाजित होगा और उसके बाद केंद्रक विभाजित होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य ऊपर ऊपर रहेगा, तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि इनका जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो अनेक बार विभाजित हो जाता है। यानी कि दो से ज्यादा बार, कई बार विभाजित हो जाएगा। तो जब बहुत बार विभाजित हो जाएगा तब उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। कई लोग ऐसा भी पढ़ा देते हैं कि विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो हाँ, वैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन रियलिटी ये है कि जब इसी का केंद्र बहुत ज्यादा बार विभाजित हो जाएगा तो उसे हम बहुविखंडन कह देते हैं। विखंडन के अंतर्गत तो सारे ही हैं। और ये जब भी होगा किसी न किसी प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। जब भी होगा किसमें होगा, किसी न किसी प्रतिकूल परिस्थिति में ही होगा। एग्जाम्पल की बात करें, जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे ये होगा, एग्जाम्पल हमने जीवाणु में द्विविखंडन को लिख दिया है। और एक और एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख लीजिए, जैसे कि युगलीना हो गया, युगलीना। और अमीबा के बारे में आपने सुना होगा, युगलीना, अमीबा आदि। और जीवाणु तो है ही, हमने यहाँ पे जो लिख दिया है युगलीना, अमीबा आदि। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको अच्छे से समझाने के लिए जीवाणु में द्विविखंडन की प्रक्रिया को लिख लिया है। जैसे कि देखिए, ये वाला प्रोसेस होगा हमारा ए वाला, ये होगा बी वाला, ये होगा सी वाला और ये होगा डी वाला। तो सबसे पहले ए वाले प्रोसेस में क्या होगा, एकदम आराम से ये कोई जीवाणु है और इसके बीच में ये कोई केंद्रकीय पदार्थ है, इसके न्यूक्लियस में केंद्रकीय पदार्थ है। बी वाले में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होगा, बाद में कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा कोई जीवाणु है ए पोजीशन में। सेकंड में क्या होगा कि इसका ये जो न्यूक्लियस है ना, यानी कि केंद्रक है, ये देखिए यहाँ से विभाजित हो रहा है। पहले तो इसमें एक ही था, फिर यहाँ पे है और बीच में ऐसे विभाजित हो रहा है। तो ये बी वाली प्रक्रिया होगी और ये भी हमारा केंद्रकीय पदार्थ ही है। सी कंडीशन में क्या होगा कि फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस विभाजित हो गया है, दो प्रक्रियाओं में सी कर देंगे और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो ही गया है। फिर डी पोजीशन में जाते जाते क्या होगा कि ये दोनों एकदम अच्छे तरीके से एक अलग अलग जीवाणु बना लेंगे। जैसे कि पहला ए वाला है, ऐसे ही यहाँ पे दो बन जाएंगे। तो इन ये जो नए बनेंगे इसे हम कहेंगे पुत्री कोशिकाएं। क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पुत्री कोशिकाएं। और ये सारे चीजें जो है ये है केंद्रकीय पदार्थ, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी। और जो लास्ट में बनेगा उसे हम कहेंगे पुत्री कोशिकाएं। तो कितना आसान सा था, क्या कठिन है, इसमें कुछ नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जो कि है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन और हिंदी में हम कहते हैं खंडन। इसके पहले हमने विखंडन को पढ़ा है। अब देखिए खंडन में क्या होता है। खंडन में जो जीव होगा उसका शरीर छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और उसके बाद जो प्रत्येक टुकड़ा रहेगा वो एक नया जीव बना लेगा। खंडन में क्या होगा, विखंडन था, उसमें पहले केंद्रक विभाजित हो रहा था, फिर कोशिका द्रव्य हो रहा था। वो द्विविखंडन भी था, बहुविखंडन प्रकार का भी था। लेकिन उसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि ये खंडन है, इसमें क्या होगा,
जीव का जो शरीर रहेगा वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और जो प्रत्येक टुकड़ा रहेगा वो एक नया जीव बना लेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो ये बहुत ही आसान और इजी सा है, जैसे स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा आदि। हाइड्रा में देखिए मुकुलन द्वारा भी होता है और खंडन द्वारा भी होता है, तो हम इसे दोनों के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। हम अगर डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करें, सपोज दैट ये है स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर। सपोज दैट कि वैसे ऐसा ही रहता है वो, ये स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर है। तो क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, देखिए जीव का शरीर छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये एक पूरा जीव था, अब देखिए ये एक खंड यहाँ पे चला गया, 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 तो ये बन गया हमारा एक खंड यहाँ बन गया, एक खंड यहाँ बन गया, और जो बना है इसे हम कहेंगे फ्रैगमेंट यानी कि खंड। फ्रैगमेंट यानी कि खंड कहेंगे, फ्रैगमेंट का मतलब ही होता है खंड। बस हो गया खंडन की प्रक्रिया, कितना ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले इसका शरीर देखिए, एक पार्ट यहाँ टूट गया, एक यहाँ टूट गया, और ये दोनों जीव रहेंगे, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेगा। यानी कि फिर इसके आगे ये भी आगे चल करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा और ये भी आगे चल करके वैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ये वाला हमारा स्ट्रक्चर नंबर ए था एंड दिस वन विल बी आवर स्ट्रक्चर नंबर 3। और सी वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये फिर से आगे चल करके ऐसा बना लेगा और ये वाला भी आगे चल करके ऐसा ही पूरे जीव बना लेगा। तो ये कितना ज्यादा आसान सा था ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा वाला देख लेते हैं जो कि है मुकुलन, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं बडिंग। इसके पहले हमने दो विखंडन और खंडन को देख लिया और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ये मुकुलन है, इस पे आप लिख लीजिए IMP, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है और एग्जाम में आपको लिखने वाले में भी आ सकता है और शॉर्ट वाले में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरी में भी आ सकता है, दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है। तो उसी के लिए क्या करना है कि आप लोग को इसे तैयार कर लेना है। सबसे पहली बात की जाए कि मुकुलन में आखिर होगा क्या, तो जनन कोशिका पर एक उभार बन करके आ जाएगा। ये मुकुलन जिसमें होगा उसमें सबसे पहले जो जनन कोशिका रहेगी उस पे एक उभार की तरह बन करके आ जाएगा। सपोज दैट ये हमारी पूरी कोशिका है और ये यहाँ पे उभार बन करके आ गया, मतलब ये पूरी कोशिका है, ये ऐसे उभार की तरह यहाँ पे बन गया। तो ऐसे ही मुकुलन में भी होगा और ये जो बना रहेगा ना, इसे हम कहेंगे मुकुल, इसे हम मुकुल कहते हैं और इंग्लिश में आप इसे बड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इंग्लिश में आप इसे बड कह सकते हो। जैसे ये हमारी कोशिका है, ये उभार निकल करके आ गया, इसे हम मुकुल कहेंगे और इसे ही हम बड भी कह सकते हैं। इसके बाद ये जो मुकुल होगा ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मातृकोशिका से अलग होकर के स्वतंत्र पादप बना लेता है। मतलब मोस्ट ऑफ द ज्यादातर केस में क्या होगा कि ये जो मुकुल रहेगा ये इससे अलग हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे अलग हो जाएगा और अलग होकर के ये एक नया स्वतंत्र पादप बना लेगा। यानी कि उसे किसी की जरूरत नहीं रहेगी, वो अलग से खुद का एक प्लांट बना लेगा। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, वैसे तो ज्यादातर में ऐसा ही होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे ईस्ट और हाइड्रा, मैंने बताया था आप लोगों को कि हाइड्रा में दोनों प्रकार का होता है जनन, एक मुकुलन और एक क्या बताया था वो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो एक नोट पॉइंट आप लोग को याद रखना है, वैसे तो इसमें जो मुकुल होगा वो हमेशा ही मातृकोशिका से अलग होकर के स्वतंत्र पादप बना लेगा। लेकिन नोट में ये याद रखना है कि जो ईस्ट होता है, एग्जाम्पल में ईस्ट भी तो है, जो ईस्ट होगा इसमें मुकुल मातृकोशिका से अलग हुए बिना ही नए मुकुल का निर्माण कर लेता है। ईस्ट में क्या होगा, ये मातृकोशिका से अलग नहीं होगा, फिर भी नए पौधे का निर्माण कर लेगा, नए मुकुल का निर्माण कर लेगा। इसीलिए एग्जाम्पल में मैंने ईस्ट का ही बना दिया है। देखिए क्या है, ईस्ट में मुकुलन और बनने वाली श्रृंखलाएं। यहाँ पे हमारे 4 स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर ए, स्ट्रक्चर नंबर बी, स्ट्रक्चर नंबर सी एंड स्ट्रक्चर नंबर डी। सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर ए में क्या होगा, ये ईस्ट है जिसमें कि ये सारे द्रव भरे हुए हैं और यहाँ पे केंद्रक है।
इसके बाद क्या होगा, इसमें ऐसा उभार जैसा बनना शुरू होगा। ये जो केंद्रक है ये दोनों में तो पार्टिसिपेट होगा ना, दोनों में तो सेपरेट होके बटेगा ना, तो ये ऐसे केंद्रक की तरह बनने लगेगा। सपोज दैट ये एक नहीं दो दो मुकुल बन रहे हैं, एक मुकुल यहाँ पे बन गया, एक मुकुल यहाँ पे बन गया। यही जो स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है इसे ही हम मुकुल कहेंगे। और ये क्या है, अब ये देखिए जो ये केंद्रक है ये ऐसे सेपरेट बट रहा था और यहाँ ये दो भागों में बट गया। सी वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा कि दो केंद्रक यहाँ पे दो में बट जाएंगे। इसके बाद डी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो दोनों केंद्रक बट गए थे तो देखिए दो यहाँ पे नए का निर्माण हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाला भी बन रहा था तो ये वाला इन दोनों का निर्माण कर लेगा, ये वाला आगे जाकर के यहाँ पर बनेगा और धीरे धीरे फिर से यही वाली प्रक्रिया इसमें फिर से चलनी शुरू हो जाएगी कि इसका केंद्रक भी बड़ा होगा, फिर दोनों में सेपरेट होना स्टार्ट होगा, फिर अलग होकर के नए मुकुल का निर्माण कर लेगा। और वैसे तो अगर दूसरे प्लांट की बात करते तो सब में ना वो अलग हो जाता है, यानी कि अब तक ये इससे जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है और सब अलग अलग पौधे बना लेते। लेकिन ये ईस्ट में आप लोग को याद रखना है कि बिना अलग हुए ही, यानी कि इसी से ये ऐसे सटा हुआ लगा हुआ रहेगा और नए मुकुल का निर्माण कर लेगा। और ये जो नई वाली बनेंगी इन्हें हम कहते हैं पुत्री मुकुल। मुकुल तो नाम ही है लेकिन जैसे ये इसकी पुत्री के समान है, मतलब ऐसा नाम रख दिया गया है तो इसे हम कहेंगे पुत्री मुकुल। और ये हमारे ईस्ट में मुकुलन और उससे बनने वाली श्रृंखलाएं। तो कितना आसान सा था ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जो कि है चौथा नंबर का पुनरुद्भवन, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन, यानी कि जनरेशन नहीं रीजनरेशन, पुनरुद्भवन फिर से निर्माण हो जाना। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में किसी भी जीव के, जंतु के किसी भी भाग को काट करके सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति होना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे कि वैसे हम लोगों में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग के हैंड को कट कर देंगे, सोचेंगे कि ये नया जीव बना ले, नया कोमल दीदी बना ले, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग उच्च प्राणी के जीव हैं। ये निम्न स्तर वाले में, जैसे कि कोई ऐसा प्राणी है, जंतु है जिसके हम पार्ट्स को कट कर दे रहे हैं और वो उसका जो सारा पार्ट है, आप चाहे जहां से काटो, चाहे गर्दन से, हाथ से, पैर से, पेट से, चाहे जहां से काटो, लेकिन वो आगे जा करके एक नए जंतु की उत्पत्ति कर लेगा। वो प्रक्रिया हमारी पुनरुद्भवन कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हाइड्रा और प्लेनेरिया। और ये एक खास बात इसमें है कि ये जटिल संरचना वाले जीवों में नहीं होता। यही मैं आप लोग को बता रही थी कि जैसे हम लोग की संरचना बहुत जटिल है तो हम लोगों में ऐसा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि गर्दन के यहाँ से काट दे, दो कोमल दीदी बन जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, काम ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे उदाहरण के रूप में हमने जैसे प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन को दर्शाया है। सपोज दैट ये पहला वाला हमारा प्लेनेरिया है, स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब हम इसे 3 पार्ट में कट कर देंगे। हमने इसे यहाँ से काट दिया, हमने इसे यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया। एक पार्ट ये हो गया, सेकेंड वाला ये हो गया, थर्ड वाला ये हो गया। अब इसका ये माउथ वाला पार्ट यहाँ पे हो गया, सेकेंड वाला यहाँ हो गया, बॉडी वाला, और टेल वाला ये पार्ट यहाँ पे हो गया। अब ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा, केवल मुंह वाले से नया बनेगा, नहीं। इसके जितने पार्ट आप कट करोगे ना, देखो इसके माउथ से भी नया प्लेनेरिया बनेगा, सेकेंड बॉडी से भी नया प्लेनेरिया बनेगा और टेल यानी कि पूंछ वाले पार्ट से भी नया प्लेनेरिया बनेगा। इसे हम कहेंगे प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। तो कितना आसान सा था, इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग इसे याद भी रखेंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे सामने है कि बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये रहने वाला है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जो जीव होगा वो स्पोरेंजियम, यानी कि स्पोरेंजियम को हिंदी में हम कहते हैं अंतः बीजाणुधानी नामक थैलीनुमा संरचना को विकसित करेगा। जैसे थैली को हमने देखा, यह प्लास्टिक के बारे में हम जानते ही हैं, तो बिल्कुल वैसा ही जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी तो वो स्पोरेंजियम यानी कि अंतः बीजाणुधानी का थैले की तरह संरचना निर्माण करेगा, जिसमें कि बीजाणु होते हैं।
और उस थैली में होंगे क्या, उस थैली के अंदर होंगे बीजाणु, और इसीलिए तो इसका नाम है कि बीजाणुओं के द्वारा। सेकेंड पॉइंट, जब ये चीजें हो जाएंगी, फिर जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो स्पोरेंजियम फट जाएगा। जो स्पोरेंजियम रहेगा वो फट जाएगा और बीजाणु निकलते हैं, यानी कि जो थैली रहेगी उसे जब भी प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी, हो सकता है वो ताप दाब किसी भी चीज का, उसके अकॉर्डिंग जब अनुकूल होगी तो वो फट जाएगा और उसके अंदर जो बीजाणु रहेंगे वो बाहर आ जाएंगे। बीजाणु बाहर निकलते हैं जो कि अंकुरित होकर के नए जीवों को जन्म दे देते हैं। वही जो बीजाणु रहेंगे वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आ जाके पूरे फैल जाएंगे और अंकुरित होकर के नए जीवों को जन्म दे देंगे। जैसे उदाहरण में हमने रखा है ईस्ट में अंतः बीजाणुओं का निर्माण, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को समझाया गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, यानी कि ये ईस्ट का स्ट्रक्चर है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं और इसमें क्या होगा, अंतः बीजाणु धानी होगी जिसमें कि ये अंतः बीजाणु बनेंगे और इसके ऊपर अंतः बीजाणु भित्ति रहेगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब भी परिस्थितियां सिचुएशन उन लोग की अनुकूल होंगी, ये इस तरीके से है ना, ये देखिए अंतः बीजाणु है, ये फट जाएंगे और फट करके बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के नए जीवों का निर्माण कर लेंगे। तो ये भी कितना आसान सा था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारे सामने है कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। एक्चुअली इसमें कुछ डायग्राम जैसा और ज़्यादातर कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसे आप लोग को लिख के बता दे रही हूँ। कायिक प्रजनन या प्रवर्धन, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये बहुत आसान सा है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। कुछ पादप जैसे कि गन्ना, गुलाब या फिर अंगूर और भी बहुत सारे होते हैं, आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें जो हमें बहुत पसंद है, गन्ना भी, गुलाब भी, अंगूर भी, आखिर ये उगता कैसे है, तो इन्हें उगाने के लिए हम कायिक प्रवर्धन का प्रयोग करते हैं। और क्यों प्रयोग करते हैं, देखिए, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती है और बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में आ जाते हैं। अब हमें गुलाब में, अंगूर में, गन्ने में, इन सब में बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसीलिए बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा ये जो हम ऐसे करेंगे कायिक, इसमें पुष्प और फल कम समय में ही आ जाएंगे। और ये उन पद्धतियों जैसे कि केला, संतरा और चमेली आदि को उगाने के लिए भी उपयोगी है, जो कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं। केले में भी जैसे बीज नहीं पाया जाता, संतरे में तो पाया जाता है, परंतु बहुत सारे में नहीं भी पाया जाता। नेक्स्ट हमारे सामने कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ ये भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पादप आनुवंशिक रूप से जनक पादप के समान ही होते हैं, सेम टू सेम होंगे, और इस प्रक्रिया में पादप का कोई भी वर्धी भाग मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। कायिक प्रजनन या प्रवर्धन विभिन्न वर्धी भागों के आधार पे विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे मैंने आप लोग को 2 बताया था, इन विभिन्न प्रकारों का अध्ययन हम 2 शीर्षकों में कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारे सामने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पार्ट्स हैं, जैसे कि इस क्रिया में प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी अंग या रूपांतरित भाग मातृ पादप से अलग होकर के नया पादप बना लेगा और ये अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होगा। ये आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सेम लग रही होंगी, तो उसे याद करना पड़ेगा, थोड़ा तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे, 100% है, कुछ चीज़ों को याद भी करके चलना पड़ेगा। कायिक अंगों से जनन के आधार पे प्राकृतिक कायिक जनन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने आप लोग को ओवरव्यू में बताया था, जड़ों द्वारा, बाई रूट्स,
जिन जड़ों में भोजन संचय होता है और जिन जड़ों पे अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ये अपस्थानिक कलिकाएं पादप का निर्माण करती हैं, जैसे कि शकरकंद, शतावर, पुदीना आदि। जिनके घर ये सारी चीज़ें होती होंगी, कोई किसान के घर का होगा तो उसे तो ये सारी चीज़ें पहले ही पता होंगी, बस ऐसे बुक के फॉर्मेट में वो पढ़ा नहीं होगा। नेक्स्ट बी वाला हमारे सामने पत्ती द्वारा बाई लीव्स। कुछ मांसल पर्णों यानी कि पत्तियों में भोजन संग्रह होता है और ये पर्ण कलिकाओं का निर्माण करती हैं तथा ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती हैं। उदाहरण ब्रायोफिल्लम, बिग्नोरिया, घाव पत्ता आदि। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास और वैसा है नहीं, इसीलिए मैं आप लोग को ऐसे बता दे रही हूँ। एक बार पढ़े रहेंगे तो अगर एग्जाम में आ गया तो लिख लेंगे। नेक्स्ट है तने द्वारा बाई स्टेम्स। जिन तनों में भोजन का संग्रह होता है उसमें पर्व संधियों पर यानी पत्ती जहाँ जुड़ती है वहाँ पे अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं और ये पर्व संधियाँ नए नए पादप के निर्माण में सहायक होती हैं। पहला हमने प्राकृतिक का एक प्रवर्धन पढ़ लिया, दूसरा हमारे सामने है कृत्रिम का एक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। कितना आसान है कि मनुष्यों द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहेंगे। और पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ कुछ इस प्रकार हैं। बहुत सारी विधियां हैं जिनमें सबसे पहला हमारे सामने कलम लगाना बाई कटिंग। इस विधि में अच्छे विकसित परिपक्व पादपों की शाखाओं को काट करके भूमि में दबा दिया जाता है, यानी कि आप काट करके मिट्टी में दबा दोगे। फिर इन शाखाओं पे कुछ कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। शाखा के भूमिगत भाग की पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इनकी जो कक्षस्थ कलिकाएं होंगी वो वृद्धि करके एक नए पादप का निर्माण करेंगी, जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि। नेक्स्ट बी वाला है दाब लगाना बाय लेयरिंग। वो पादप जिनकी शाखाएं कठोर होंगी, सरलता से कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं हो पाती, इसलिए उपरोक्त पादपों में पादप की शाखा के कुछ भागों को छील करके शाखा को भूमि में दबा देते हैं। आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, किसी प्लांट को लिए काट करके मिट्टी में दबा दिए, तो वैसे भी बहुत सारे हो जाते हैं। और कुछ समय के पश्चात मिट्टी में दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और अब इस अवस्था में शाखा को जनक पादप से काट करके अलग करके इसे मिट्टी में रोप देते हैं, जैसे कि नींबू, चमेली, अंगूर आदि। अगला सी वाला है पैबंद लगाना या रोपड़ बाई ग्राफ्टिंग। और इसमें निम्न या अशुद्ध जाति के तने को तिरछा काट लिया जाता है, जिसे कि स्कंद स्टॉक कहते हैं। किसे कहते हैं? जो काटा हुआ पार्ट रहेगा उसे। और उच्च किस्म की जाति के पादप की एक शाखा या कलम स्यान को इसी प्रकार तिरछी काट करके मिलान के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं आप लोग को ऐसे समझाती हूँ। सपोज दैट ये कोई है, हमने कट कर दिया, एक प्लांट का है। और इसके बाद ये कोई दूसरे प्लांट का हमने कट कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, हम एक ही में मिला लेंगे। इसे हम एक ही में ऐसे मिला लेंगे, यानी कि इसको मिला देंगे। तो ऐसे करके हमने बाइंड कर दिया। अब यहाँ से एक नया जन्म ले लेगा पौधा, एक नया जन्म ले लेगा। इसे हम कहते हैं पैबंद लगाना या रोपड़। और इसके पश्चात इस पूर्ण संरचना को रस्सी, कपड़े आदि से बांध दिया जाता है और साथ ही दोनों के संधि स्थल पे मोम पिघला करके लेप भी कर देते हैं कुछ लोग। कुछ दिनों के पश्चात स्कंद तथा कलम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब अगली बात करें कि कायिक जनन के लाभ क्या हैं। कायिक जनन के लाभ के बारे में हम पढ़ें तो
एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसके बहुत सारे प्रमुख लाभ हैं, जैसे कि इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं, टाइम इसमें कम लगने वाला है, और इस विधि में उत्पन्न नए पादप मातृ पादप के समान होते हैं, अर्थात इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं, और कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों को उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है, और कायिक जनन द्वारा विकसित पादप बाह्य वातावरण से अप्रभावित रहते हैं। पांचवी बात करें, अनेक पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है और इसमें लैंगिक जनन संभव नहीं होता, जैसे कि केला, बांस, इलायची आदि। नेक्स्ट है कि पादपों के वांछित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अब अगर लाभ है, कुछ हानियां भी तो होंगी। कायिक जनन की हानियां, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसकी प्रमुख हानियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि इस प्रकार के जनन से पादपों में नए गुणों का विकास नहीं होता है। कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद पादपों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और तीसरा है कि इस जनन के कारण नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती। अगर सारा एक दूसरे के समान ही उत्पन्न होगा, जैसे तुम वैसे हम, वैसे बच्चे वैसे उनके बच्चे वैसे उनके बच्चे, तो सब कुछ अगर सेम है तो नई जातियां नहीं उत्पन्न हो पाएंगी। इसके बाद हम अलैंगिक जनन पूरा पढ़ लिए, तो अलैंगिक जनन के लाभ के बारे में देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि आखिर इसके लाभ क्या है। नहीं रहता तो हम पढ़ते ही क्यों। अलैंगिक जनन में एकल जनक होने के कारण प्रजनन आसान हो जाता है। जिन पादपों में बीज नहीं बन पाते वो भी इसी विधि द्वारा अपनी ही जैसी संतति को पैदा कर सकते हैं, और जनकों को युग्मक बनने में अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा हो सकता है, और इसी कारण से अलग अलग जीवों में ये अलग अलग विधि द्वारा संपन्न होता है। किसी एक ऐसे स्थल पे जहाँ परागण या लैंगिक जनन संभव नहीं हो पाएगा, वहाँ पे हम अलैंगिक जनन को सफलतापूर्वक संतति उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए ये अत्यंत लाभदायक है। अगर लैंगिक जनन नहीं होगा तो क्या उसके बच्चे नहीं होंगे? होंगे, और इसीलिए तो ये अलैंगिक जनन महत्वपूर्ण है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारा चीज़ें अलैंगिक जनन का सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।